एपिसोड 5 की शुरुआत में नट नहा रहा होता है। तभी उसके रूम में टोफू आता है। टोफू उसके कुछ कपड़े लेकर आया था। नट के रूम के सारे फर्नीचर्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं टोफू काफ़ी बदल गया है, अब वो हमारे साथ पहले की तरह बातें शेयर नहीं करता। टोफू कहता है ह्यूमन के साथ रहकर मैंने सीखा है कि हमें सारी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें हमें अपने मन में ही रखनी चाहिए जो दूसरों को हर्ट कर सकती हैं। तभी नट बाथरूम से नहाकर बाहर निकल कर आता है। वो देखता है कि टोफू वहाँ बैठा हुआ था और उसे घूरे जा रहा था। नट पूरी तरीके से नेकेड था। वो टोफू से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टोफू कहता है मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आया था, क्या मैं और भी कुछ कर दूँ? तो नट उसे कहता है अब जाकर उन्हें आयरन कर दो। टोफू कहता है लेकिन मुझे आयरन करना नहीं आता। नट टोफू को आयरन करना सिखा रहा होता है। दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और काफ़ी टाइम तक एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। तभी अचानक नट का हाथ जल जाता है। टोफू को याद आता है कि नट की माँ ने उसे बताया था कि हाथ जल जाए तो अपने कान पकड़ लेना। टोफू यही बात सीधा नट से कहता है। नट अपना कान पकड़ने से मना करता है तो टोफू खुद उसका हाथ पकड़ के उसके कान पकड़ने लगता है। नट को छूने पर टोफू की हार्ट बीट्स बहुत फास्ट हो जाती हैं और वो नट से पूछता है कि मेरी हार्ट बीट्स की आवाज़ है या तुम्हारी हार्ट बीट्स की? नट उससे कहता है क्या बातें कर रहे हो, तुम बाहर जाकर माँ की मदद करो। टोफू के जाने के बाद नट अपने दिल पर हाथ रख लेता है क्योंकि उसकी हार्ट बीट्स भी बहुत फास्ट हो गई थी। टोफू का ब्लशिंग फेस देखकर सारे फर्नीचर उससे कहने लगते हैं टोफू तुम्हें नट से प्यार हो गया है, इसीलिए उसके टच करने पर तुम इतना ब्लश कर रहे हो और तुम्हारी हार्ट बीट्स फास्ट हैं। टोफू कहता है लेकिन मैं तो एक टेडी बियर हूँ ना, और नट मेरा ओनर है। मैं एक दिन फिर से टेडी बियर में बदल जाऊँगा, उसके बाद क्या होगा? वो नट के रूम के बाहर जाकर सोचने लगता है इससे पहले कि वो दिन आए जब मैं टेडी बियर में बदल जाऊंगा, अपने सारे दिनों को मैं नट के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ और उसे खुश रखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ नट भी टोफू के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रहा था। नट अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था तो टोफू उसे लंच बॉक्स देते हुए कहता है मैंने पहली बार अपने हाथों से तुम्हारे लिए लंच बनाया है, पता नहीं कैसा बना होगा। तभी नट की माँ अपने रूम से बाहर आते हुए कहती है मुझे माफ़ कर देना नट, आज मैं कुछ ज़्यादा ही लंबे समय तक सोती रही। नट टोफू का बनाया हुआ लंच बॉक्स ले जाता है और अपनी माँ से कहता है आप आराम करिए, कोई बात नहीं। नट की माँ को बुरा लगता है कि वो नट के लिए लंच नहीं बना पाई तो टोफू उनसे कहता है अगर आप कभी कभी ज़्यादा सो भी जाती हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बुरा फील नहीं करना चाहिए। दरअसल रात के समय टोफू ने नट की माँ के जूस में उनकी दवा मिला दी थी क्योंकि नट की माँ अभी भी दवा नहीं ले रही थी। वो उस जूस को देते हुए सोचने लगता है मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन अगर आप दवा नहीं लेंगी तो नट को बहुत बुरा लगेगा। नट ऑफिस जाकर अपना लंच बॉक्स खोलता है तो टोफू ने पोर्क बनाया था जो काफ़ी जल गया था, जिसे देखकर नट को किसी की याद आ जाती है जो उसे जला हुआ पोर्क ही खिला रहा था। नट टोफू का बनाया हुआ वो फूड खाने लगता है। तभी अचानक से प्रिप वहाँ आ जाती है और उससे कहती है ये इतना जला हुआ खाना आज किसने बनाया है, मैं अभी इसे फेंक देती हूँ। लेकिन नट उसे कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खा लूँगा। प्रिप गैन के पास जाकर कहती है नट आज अजीब हरकतें नहीं कर रहा है, जब भी उसकी माँ इतना टेस्टी खाना बनाती हैं तो वो हमें दे देता है, लेकिन आज जब वो जला हुआ पोर्क लेकर आया है तो वो खुद खा रहा है, वो भी इतना मुस्कुराते हुए। नेक्स्ट सीन में प्रिप शॉपिंग करते वक्त पुलिस ऑफिसर को मॉल में देखती है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं। प्रिप उनसे पूछती है कि क्या टान के केस में उन्हें कोई लीड हासिल लगी, तो पुलिस ऑफिसर उनसे कहता है अभी तक तो नहीं, हम उसकी पर्सनल इश्यूज़ में देखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिप कहती है मैं आपको बता सकती हूँ उसकी पर्सनल लाइफ में तो कुछ नहीं था। वो 2 साल पहले थाईलैंड वापस आया था और उसने एक भी रिलेशनशिप नहीं रखा था। उसका कहना था कि वो अपने पहले प्यार को नहीं भूल पाया है। मैंने भी उसे प्रपोज़ किया था लेकिन उसने मुझे भी रिजेक्ट कर दिया। उसका पहला प्यार एक लड़का था। उसकी लव स्टोरी को बताने के लिए मैंने फेसबुक पर वंस अपॉन आवर टाइम नाम से एक पेज भी बनाया था। अगर आप मेरे उस पेज को चेक करेंगे तो आपको वहाँ और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। घर जाकर ऑफिसर प्रिप के बनाए हुए उस पेज को चेक करने लगता है। तभी सॉन्ग आकर उनसे कहता है डैड आपको गे लव स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है क्या, जो आप गे लव स्टोरी पेज को चेक कर रहे हैं? तो वो ऑफिसर कहता है ये मेरे केस से रिलेटेड है। टान यंग का दोस्त था और मैं इसके केस को सॉल्व करना चाहता हूँ, लेकिन इस पेज को देखकर लगता है वो बिल्कुल भी मैनली नहीं था।
सॉन्ग कहता है डैड आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो एक लड़का होकर लड़कों को पसंद करता है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मैनली नहीं है। तो उसका डैड कहता है मैनली से मेरा मतलब मर्दानगी से है, वरना तो कोई भी जेंडर आजकल मैनली बन सकता है। सॉन्ग थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे अपने डैड को बताना चाहिए कि वो भी लड़कों को पसंद करता है। टोफू फिर नज की माँ को दवा देने के लिए आता है तो वो उससे कहती हैं टोफू क्या तुमने सैन को देखा, कल से मैंने उन्हें देखा ही नहीं है, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, कभी कभी तो महीनों के लिए गायब हो जाते हैं, इस बार वो आएंगे तो मैं उन्हें बहुत डांट लगाऊंगी। एक बार मुझे याद है वो इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे कि मेरा बर्थडे भी साथ में सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। टोफू कहता है कोई बात नहीं, इस महीने नज का बर्थडे आने वाला है ना, हम सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तभी नज घर आता है और वो टोफू को लंच बॉक्स देता है। टोफू को लंच बॉक्स भरा हुआ लगता है तो वो सोचने लगता है नज ने शायद उसका बनाया खाना नहीं खाया है। टोफू उससे पूछता है तुमने खाना नहीं खाया क्या। नज उससे कहता है लंच बॉक्स को खोल कर तो देखो। टोफू जब लंच बॉक्स खोलकर देखता है तो नज उसके लिए, अपनी माँ के लिए और खुन चाय के लिए कुछ लेकर आया था। टोफू ये देखकर कहता है थैंक यू नज, मैं ये पूरी टोफू पुडिंग ख़त्म कर लूँगा। नज उसकी बात पर मुस्कुराने लगता है। अब वो टोफू से कहता है वैसे तुमने वो पोर्क बनाना कहाँ से सीखा है, अगली बार हीट का इस्तेमाल थोड़ा कम करना। टोफू उससे कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ अगली बार से मैं बिल्कुल नहीं जलाऊँगा। इधर ऑफिसर को पता चलता है कि टान के एक्सीडेंट वाले दिन उसकी आंट यानी कि जान ने भी उसे कॉल किया था और उस दिन उसे चियांग माई में देखा भी गया था। चियांग माई यानी वही जगह जहां पर टान का एक्सीडेंट हुआ था। ऑफिसर अपने लोगों से कहता है पता लगाओ कि उसकी आंट वहां चियांग माई में आखिरकार क्या कर रही थी। सॉन्ग उस केस के बारे में अपने डैड से बातें करता है तो उसका डैड उससे कहता है टान को ज़रूर कोई ना कोई तो नुकसान पहुँचाना चाहता था, क्योंकि उसके पास बहुत प्रॉपर्टी थी और मुझे ये घर वालों का ही काम लगता है। अगले दिन नज ऑफिस जाते वक्त अपनी माँ से कहता है आज से आप मेरे लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर मत करना, क्योंकि आज से सेट पर शूटिंग शुरू हो रही है तो मैं वही खा लिया करूँगा। टोफू जब बाहर जाता है तो वो उन दोनों नेबर्स से मिलता है, जिनमें से एक उससे पूछते हैं आजकल हमने नज की माँ को बाहर निकलते हुए नहीं देखा है, क्या वो ठीक है। तो टोफू उनसे कहता है वो ठीक है, लेकिन आजकल उन्हें थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि वो नज के लिए लंच बॉक्स नहीं बना पाती हैं। तो वो नेबर कहता है मैं समझ सकता हूँ, वो चाहती होगी कि वो अपने बेटे के लिए वो सब कुछ करे जिससे वो खुश रहे, कम से कम उसके लिए कुकिंग तो करे, लेकिन अब वो भी नहीं कर पा रही है तो उसे बहुत ही वर्थलेस सा फील होता होगा, जैसे कि वो किसी काम की ही नहीं है। तो नट उन दोनों से पूछता है जब हम किसी के काम आने लगते हैं तो फिर वो फीलिंग कैसी होती है। तो वो नेबर उससे कहता है शायद ऐसा हमें तब फील होता है जब हम किसी को हैप्पी फील करवा सकें, जब हम उसके लिए कुछ कर सकें। ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा काम करके ही हम उसे खुशी दिलवाएं, हम छोटे छोटे काम भी करेंगे तो वो बहुत खुश होगा। टोफू उन दोनों से कहता है थैंक यू वेरी मच, आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। टोफू घर जाकर सोचने लगता है जब मैं एक टेडी बियर था तो नट मुझे बस हक कर पाता था, लेकिन अब मैं नट के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ और मैं उसे खुद भी हक कर सकता हूँ। अब मुझे लगने लगा है कि मैं किसी काम का हूँ। पहले ह्यूमन बनना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। सीरीज़ की शूटिंग नट के स्कूल से ही होने वाली थी। डायरेक्टर नट से कहता है इस स्कूल की डेप्यूटी डायरेक्टर मेरी कज़िन है तो उसने मुझे ये स्कूल शूटिंग के लिए दे दिया। तभी वो डेप्यूटी डायरेक्टर सामने से चली आ रही थी। नट उसे देखते ही पहचान जाता है और उसे पास्ट का एक सीन याद आता है जब वो डायरेक्टर उससे कह रही थी तुम्हारी माँ और तुम्हारे डैड के कहने पर मैंने तुम्हारा यहाँ एडमिशन करवा लिया है, लेकिन मेरे लिए कोई भी मुसीबत यहाँ खड़ी मत करना। डेप्यूटी डायरेक्टर नट से अकेले में बातें करती है और उससे कहती है मैंने सुना है सीरीज़ की स्क्रीन राइटिंग तुमने लिखी है, कहीं तुमने इसमें अपनी लव स्टोरी भी तो ऐड नहीं की है ना। नट उससे कहता है हाँ मैंने की है और अब पहले की तरह ये कोई और बात नहीं है। तो वो डेप्यूटी डायरेक्टर कहती है और नहीं होगी, लेकिन ये नॉर्मल भी नहीं है। नट उससे कहता है अगर आपकी तरह ही सब सोचने लगे तो आपको आधे से ज़्यादा दुनिया एबनॉर्मल लगेगी। जस्ट बिकॉज मैं आपकी या बाकी सबकी तरह नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। जब ये सीरीज़ रिलीज़ हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी सेक्शुअल डाइवर्सिटी को समझने में। शायद फिर आप लोगों को उनकी सेक्सुअलिटी या जेंडर को देखे बिना उन्हें रेस्पेक्ट कर पाएंगी। गैन शूटिंग देखते वक्त खुद को सॉन्ग के साथ एज्यूम करने लगता है।
तभी सॉन्ग उसके पास आता है और उससे कहता है तुम यहाँ शूटिंग पर मेरी वजह से आए हो ना। ज्ञान उससे कहता है हाँ, मैं यहाँ तुम पर हंसने के लिए आया हूँ। तभी एक लड़की आकर डायरेक्टर से कहती है डायरेक्टर, वो लड़का जो बास्केटबॉल प्लेयर वाला रोल प्ले करने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। तभी तोफू वहाँ आ जाता है नट का लंच बॉक्स लेकर। सॉन्ग डायरेक्टर से कहता है आप तोफू को उसकी जगह रख सकते हैं, तोफू बास्केटबॉल में माहिर है। तोफू को उस बास्केटबॉल प्लेयर का रोल मिल जाता है। उसे शूटिंग करता हुआ देखकर नट अचानक से शूटिंग सेट पर चलता चढ़ा आता है और उसे अपना पास्ट का सीन याद आता है जब न्यांग खेला करता था और नट उसके लिए पानी लेकर खड़ा रहता था। लेकिन तभी न्यांग के पास एक लड़की आ जाती है और उसे पानी पिलाने लगती है। नट ये सब देखता रह जाता है। वो इतना डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है कि उसकी तरफ बास्केटबॉल आने लगती है। अचानक से उसे एक लड़का बचाता है और वो लड़का टान ही था। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अभी भी नट सेट के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसकी तरफ फिर से बास्केटबॉल आती है और तोफू बीच में आ जाता है। नट उससे कहता है तोफू ये तुमने क्या किया, और तोफू की नाक से खून बहने लगता है। तोफू नट से कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं हो रहा है। तभी डायरेक्टर उससे पूछते हैं तुम अचानक से सेट के बीच में क्यों आ गए थे। नट कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। ऐसा कहकर नट वहाँ से चला जाता है। तो डायरेक्टर कहता है जब से हम यहाँ शूटिंग के लिए स्कूल में आए हैं तब से वो डिस्ट्रैक्टेड सा ही है। ज्ञान कहता है हो सकता है स्कूल की कुछ बुरी मेमोरीज हो जो उसे याद आ रही हैं। नट जब स्कूल में घूम रहा था तो उसे एक सीन दिखाई देता है जब वो डिप्यूटी डायरेक्टर उससे कह रही थी मुझे पता चल गया है कि तुमने क्या किया है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से शिकायत करने वाली हूँ। नट रोते हुए स्कूल के टॉयलेट में आता है जहाँ लड़के उसे छेड़छाड़ करने लगते हैं। लड़के उससे कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो गर्ल्स टॉयलेट में होना चाहिए। तुम कहीं यहाँ सीक्रेटली हम लोगों को देखने तो नहीं आए हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम एग्जैक्टली क्या हो। सब उसे तंग करने लगते हैं। तभी चांद वहाँ आता है। चांद उन सब लोगों को वहाँ से भगा देता है और वो नट से कहता है उन सब की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, तुम ठीक हो ना। नट उसे कहता है मैं ठीक हूँ और वहाँ से भाग जाता है। नट जब अकेले बैठा होता है तो तोफू उसके पास आता है। नट उससे कहता है तुम शूटिंग के लिए क्यों तैयार हो गए। तोफू उससे कहता है मैं तो बस तुम्हारे लिए लंच बॉक्स लेकर आ रहा था। ये एप्पल जेली मैंने और तुम्हारी मदर ने मिलकर बनाई है, इसे टेस्ट करके देखो। नट उसे कहता है मैंने कहा था ना मैं सेट पर खा लूँगा, फिर तुम क्यों लेकर आए, और आज के बाद कभी भी ऐसा मत करना, मेरी वजह से तुम्हें चोट खाने की ज़रूरत नहीं है। तो तोफू उससे कहता है फिर तुम अपना ख्याल ठीक से रखा करो, फिर मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। नट वहाँ से जाने लगता है तो तोफू उससे कहता है तुम काफ़ी देर से अपने फ़ोन में लगे हुए थे, तुम उसमें क्या देख रहे थे। तो नट उससे कहता है मैं फ़ेसबुक चेक कर रहा था। फेसबुक एक नोटबुक की तरह है जहां हम अपनी मेमोरीज अपलोड कर सकते हैं और अपने दोस्त बना सकते हैं। तोफू क्या तुम्हारी कोई फेसबुक आईडी थी, अगर हमें फेसबुक आईडी मिल जाती है तो शायद हम तुम्हारी पहचान के बारे में पता लगा सकते हैं। तोफू उससे कहता है मुझे पता भी नहीं है कि फ़ेसबुक क्या होता है और ना ही मुझे उसे यूज़ करना आता, फिर मेरी फ़ेसबुक आईडी कैसे होगी। नट क्या तुम मुझे फ़ेसबुक यूज़ करना सिखा सकते हो, तुमने कहा था ना कि जब मेरी मेमोरी वापस आ जाएगी तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ जिससे मैं फ़ेसबुक पर डाल सकूँ। उस दिन के लिए उनकी शूटिंग ख़त्म हो जाती है। सॉन्ग गैन से कहता है तुम मेरी एक्टिंग को कितनी रेटिंग्स देना चाहोगे। तो गैन उससे कहता है तुम मुझसे क्यों कॉम्प्लीमेंट मांग रहे हो, तुम्हारे डैड तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देते क्या। ये सुनकर सॉन्ग थोड़ा सा सैड दिखने लगता है। तो गैन उससे कहता है तुम मुझसे सच में नाराज़ हो गए क्या, मुझे नहीं पता था तुम अपने डैड को लेकर इतने सेंसिटिव हो। तो सॉन्ग उससे कहता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा अगर तुम मुझे घर तक छोड़ दो तो। गैन उससे कहता है मैं क्यों तुम्हें घर छोड़ने जाऊं। तो सॉन्ग कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो ना, मैं अपनी बाइक भी लेकर नहीं आया। गैन उसे घर छोड़ने के लिए चला जाता है। सडनली उसे याद आता है कि सॉन्ग ने खाना नहीं खाया था। सॉन्ग के घर जाने के बाद गैन उसके लिए फ़ूड ऑर्डर कर देता है। सॉन्ग उसे मैसेज करता है अगली बार से ऐसा करो तो प्लीज़ मुझे बता देना, वरना खुशी की वजह से मुझे अटैक ही आ जाएगा। सॉन्ग गैन को मैसेज कर ही रहा होता है तभी उसे तोफू का कॉल आता है। अगली सुबह मॉर्निंग से तोफू जैसे ही नट को देखता है उसकी फ़ोटोग्राफ क्लिक करने लगता है। नट उससे कहता है ये क्या कर रहे हो। तो तोफू उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ मेमोरीज क्रिएट कर रहा हूँ। कल मैंने सॉन्ग को कॉल किया था और मैंने फ़ेसबुक को यूज़ करना सीख लिया है। तुम प्लीज़ मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि फ़ेसबुक पर बॉयफ्रेंड बनने से पहले मुझे तुम्हारा फ्रेंड बनना होगा। बॉयफ्रेंड सुनकर
नट उससे कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो। अचानक से खुंचाई पास से गुजरता है जिस वजह से दोनों नज़दीक आ जाते हैं। जब नट अपने ऑफिस जाता है तो उसका डायरेक्टर उससे कहता है नट सच सच बताना, क्या तुम्हें एक सेकंड के लिए कभी किसी से प्यार नहीं मिला है? मैंने स्क्रिप्ट के रोमांटिक सीन्स पढ़े, वो इतने बोरिंग है कि मुझे नींद आने लगी थी। तुम प्लीज़ थोड़े रोमांटिक सीन्स को बढ़ाओ। नट उससे कहता है मैंने वो स्टोरी रियल लाइफ पर बेस्ड लिखी है और रियल लाइफ स्टोरी कैंडी की तरह स्वीट नहीं होती। डायरेक्टर उससे कहता है कुछ भी हो पर तुम्हें रोमांटिक सीन्स लिखना होगा। ऐसा लगता है तुम्हारे सामने कोई वॉल है जिसे तुम चढ़कर पार ही नहीं करना चाहते हो। प्लीज़ उसे पार करने की कोशिश करो। तोफू ने खुंचाई को अपना दोस्त बना लिया था और वो उसके साथ फोटोग्राफ क्लिक करके फेसबुक पर मेमोरीज में डाल देता है। तोफू सोचने लगता है नट मुझे कब ऐड करेगा। उसकी प्रोफाइल को देखने के बाद शायद मुझे वो इंसान मिल जाए जो मुझे इस दुनिया में लेकर आया। जान टान को विजिट करने के लिए आती है। पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जान उससे कह रही थी मुझे वो लैंड सेल करना है, जब तक तुम अपना लैंड सेल नहीं करोगी तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी। टान उससे कहता है मैं अपना लैंड सेल नहीं करूंगा। वो उस जगह पर बार बनाकर वहाँ के एनवायरनमेंट को ख़राब करना चाहते हैं। जान उससे कहती है तुम्हें अभी भी सोशल वर्क की पड़ी है, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे रिलेटिव्स भी हैं? टान उससे कहता है हाँ, ऐसे रिलेटिव्स जो मेरे मॉम डैड की फ्यूनरल पर आए भी नहीं थे। टान वहाँ से जाने लगता है तो जान उससे कहती है वो बिज़नेस हमारा था, फिर भी तुम्हारे पेरेंट्स को उससे बेनिफिट हुआ। वो पूरा का पूरा बिजनेस मेरा होना चाहिए, ना कि तुम्हारे जैसे लड़के का जिसने हमारी फैमिली बिजनेस में हाथ तक नहीं बढ़ाया। टान उससे कहता है अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो मेरे मरने तक का इंतज़ार करिए। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। सान जान को टान के पास देख लेता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। पुलिस जान से पूछताछ करती है कि उस दिन वो चियांग माई में क्या कर रही थी। जान उनसे कहती है कि वो अपने लैंड के बारे में यहाँ बात करने के लिए आई हुई थी और टान के ऊपर हुए हमले से उसका कुछ लेना देना नहीं है। पुलिस ऑफिसर्स आपस में बातें करने लगते हैं। सैन ने अपनी वाइफ के बारे में क्यों नहीं बताया कि वो यहाँ थी, कहीं ये दोनों मिले हुए तो नहीं हैं। नट डायरेक्टर के कहने पर पूरे दिन रोमांटिक सीन्स लिखने में बिजी हो जाता है, जिस वजह से ना तो वो खाना खाता ना ब्रेकफास्ट करता। वो अपने रूम को लॉक कर लेता है। तोफू कई बार उसके रूम के बाहर खाना रख कर जाता है, लेकिन नट ने अपना रूम नहीं खोला था। अब नट की माँ को उसकी चिंता होने लगती है तो वो उसके रूम की चाबी तोफू को दे देती हैं। तोफू रूम को अनलॉक करके अंदर चला जाता है। नट बेड पर सोया हुआ था। अचानक से खुंचाई वहाँ आता है और नट को जगा देता है। नट तोफू को देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो चाबी देखते हुए कहता है तुम्हें ये ज़रूर मेरी माँ ने दी होगी ना। वो गुस्से में बाहर आता है और अपनी माँ से कहता है आप फिर से वही सब कर रही हैं। आपको नहीं समझ आता कि प्राइवेसी नाम की भी एक चीज़ होती है। आप मेरी लाइफ को क्यों कंट्रोल करना चाहती हैं? 10 साल पहले भी आप ऐसी ही थी और आज भी आप ऐसी ही हैं। तभी गैन वहाँ आता है और नेट को अपने साथ ले जाता है। गैन उससे कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, क्यों लोगों पर इतना गुस्सा कर रहे हो? ना ही तो तोफू की गलती थी ना तुम्हारी माँ की कोई गलती थी, वो बस तुम्हारे लिए वरिड थी। अब मुझे सच सच बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो नट उससे कहता है डायरेक्टर को लगता है कि मेरी स्क्रिप्ट में रोमांटिक सीन्स नहीं हैं, मैं सुबह से वही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। गैन उससे कहता है लेकिन ऐसा क्यों है, तुम्हारे और न्यंग के बीच में सब कुछ ठीक नहीं रहा था क्या? तो नट उससे कहता है मैं और न्यंग कभी भी साथ साथ नहीं थे। गैन उससे कहता है फिर तुम किसके साथ रिलेशनशिप में थे? अब पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अगर वो इतना ज़्यादा दर्दनाक है तो तुम अपने प्रेजेंट को अच्छा करने की कोशिश करो ना। उन लोगों को देखो जो तुम्हारे आसपास हैं। नट कहता है तो तुम मेरे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढने वाले हो क्या? तो गैन उससे कहता है ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुमने नहीं देखा, तोफू और प्रिप वो दोनों ही तुम्हारे लिए पागल हैं। प्रिप तोफू से कह रही थी नट डायरेक्टर के लिए रोमांटिक सीन्स नहीं लिख पा रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होगा। शायद उसकी पास्ट लाइफ कुछ ज़्यादा ही बिटर रही है। तो तोफू उससे कहता है रोमांटिक सीन से उसकी पास्ट लाइफ का क्या लेना देना है? प्रिप कहती है क्योंकि ये पूरी BL सीरीज़ उसकी स्टोरी पर लेकर ही तो है। गैन के समझाने पर आखिरकार नट बाहर आता है और तोफू से माफ़ी मांगता है। गैन उन सब से कहता है एक इमरजेंसी आ गई है तो मुझे अभी के अभी जाना होगा। प्रिप नट से कहती है क्या तुम मुझे छोड़ने के लिए जा सकते हो? तो नट उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलवा देता हूँ। नट की माँ ये सब कुछ देख रही थी और पास्ट का एक सीन याद कर रही थी जब वो नट की डायरी को रीड करने की कोशिश करती है और नट को उस दिन भी बहुत गुस्सा आया था।
और यहीं पर एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।